साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण समास पर चर्चा होगी। आप अवगत हैं कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा जहां सामान्य हिंदी से प्रश्न होते हैं, समास से एक प्रश्न दो प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। मेरा आज की कक्षा में इस बात पर विशेष फोकस है कि आप प्रश्न देखते ही एक निगाह में यह पहचान जाए कि इस शब्द में कौन सा समास है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। समास पूर्व माध्यमिक कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद भी प्रायः परीक्षाओं में प्रश्न क्यों गलत हो जाते हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस बात पर जब हमने विचार किया तो मुझे सच में एक बात लगी कि प्रायः क्या है कि समास संबंधित समास की जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनको लेकर प्रायः भ्रम की स्थिति रहती है। जैसे मैं आपको बताऊं, पद, पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, सामासिक पद, समास विग्रह, समास का शाब्दिक अर्थ, ये चीजें जब हमको स्पष्ट रूप से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, स्पष्ट रूप से हमको समझ में नहीं आती आखिर ये पद प्रधान होने की बात क्या है, पद प्रधान होने का मतलब क्या है। जब ये चीजें हमको नहीं समझ में आती तभी हम थोड़ा सा पहचानने में हमको भ्रम की स्थिति होती है। तो आज के वीडियो में ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए हम तेजी से प्रकरण पे आपसे जोड़ रहे हैं। आज की वीडियो में मेरी कोशिश साथियों सिर्फ इस बात पर होगी कि जो भी आपके मन में समाज से संबंधित शंकाएं हो सकती हैं, जिज्ञासाएं हो सकती हैं, जो भी प्रश्न हो सकते हैं, उनका मैं समाधान कर सकूं। और मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि आज के वीडियो के पूरा देखने के बाद, आज का वीडियो आप अंत तक अगर देख लेते हैं तो समास को आपको प्रश्न देखते ही समास को पहचानने में कोई शंका नहीं रहेगी। यह मेरा दावा है, यह मेरा प्रयास है। चलिए प्रकरण से जुड़ते हैं, सीधा आपको ले चलते हैं प्रकरण की ओर। समास, सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहली बात, समास शब्द का अर्थ क्या है। समास शब्द का क्या अर्थ है? समास का अर्थ है साथियों, एक शब्द में अगर कहते हैं तो संक्षेपण। क्या है? संक्षेपण। ठीक है, समास का अर्थ है संक्षेपण। अब चलिए देखते हैं दो उदाहरणों के माध्यम से। चलिए हम यहाँ दो वाक्य देखते हैं। चलिए एक वाक्य है, पहला वाक्य है, राजा का कुमार बीमार था। राजा का कुमार बीमार था। दूसरा वाक्य चलिए हम देख लेते हैं, राजकुमार बीमार था। दोनों वाक्य का मतलब एक ही है ना, दोनों वाक्य का मतलब एक ही है। यहां राजा का कुमार लिखा है, यहां राजकुमार लिखा है। यहां क्या है? यहां ये विस्तारित रूप में है, और यहां क्या है? ये इसका संक्षेपण हो गया है। तो यही है समास। समास का मतलब क्या है? विग्रह जो हुआ है, जो बिखरा है, उसको संक्षेप करना। समास का विलोम, समास का उल्टा होता है व्यास। समास का उल्टा होता है व्यास। व्यास का क्या अर्थ है? विस्तार। अभी हाल में ही संपन्न हुई उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा में यह प्रश्न सीधा पूछा गया है, समास का विलोम क्या है? समास का विलोम है व्यास। व्यास मतलब विस्तार से। तो यह क्या है? यह विस्तारित रूप है, राजा का कुमार। और ये राजकुमार क्या है? यह सामासिक पद हो गया। सामासिक पद यह हो गया सामासिक पद। जैसे राजकुमार क्या हो गया? सामासिक। जैसे अभी हमने आपसे क्या कहा था कि इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। सामासिक पद, अभी मैंने कहा सामासिक पद को कई बार यह भी कहते हैं समस्त पद। सामासिक पद या समस्त पद से एक ही मतलब है। इस वाक्य में देखिए, ये राजकुमार जो है ये सामासिक पद हो गया। लेकिन जब इसका हम विग्रह करते हैं, विग्रह करेंगे, समास विग्रह इसका जब करेंगे, समास विग्रह जब इसका हम करते हैं तो क्या हो जाता है? राजकुमार का समास विग्रह क्या होगा? राजा का कुमार। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि समास क्या है। जब राजकुमार, राजा का कुमार, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नए सार्थक शब्द की रचना करते हैं, या दो
या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जब एक नए सार्थक शब्द की रचना होती है तो उसे ही हम समास कहते हैं। यहाँ राजकुमार दो शब्द हैं। अब आइए देखते हैं इसमें पद की स्थिति। जैसे हमने कहा कि क्या है पूर्व पद, उत्तर पद क्या है। समास की परिभाषा पढ़ते समय, समास पढ़ते समय प्रायः ही आते हैं कि पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। यहां देखिए राजकुमार, पूर्व मतलब पहले, तो पूर्व पद इसमें कौन सा है? पूर्व पद इसमें है राज। उत्तर पद कौन सा है? उत्तर पद है कुमार। ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद। अब यहां एक मैंने कहा था कि प्रधान अप्रधान की क्या बात है, कौन सा पद प्रधान है कौन सा अप्रधान है। जैसे ये सब देखिए, राजकुमार, इसमें आपके दो शब्द हो गए, राज और कुमार। इसमें कौन सा प्रधान है? राजकुमार। राजकुमार में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान है। अब प्रधान होने से क्या तात्पर्य है? प्रधान होने से तात्पर्य है साथियों, दो पदों में कौन सा पद जो है मुख्य है, जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कि कौन सा पद सब्जेक्ट है। मुख्य पद जो है कुमार है, और यह जो पहला पद है इसमें यानी अन्य पद, अन्य पद जो मुख्य पद है, यो क्या हो गया? उत्तर पद कुमार, ये मुख्य पद हो गया, है ना। लेकिन यह जो पहला पद है यह क्या है? यह इसी पर आश्रित होता है, कुमार। अब कुमार किसका है? ये राजा का कुमार है। लेकिन कुमार क्या है? प्रधान क्या है इस वाक्य में, इस शब्द में? इस शब्द में प्रधान कुमार है, और यह क्या है? यह गौड़ है या अप्रधान है। तो प्रधान का मतलब आप समझ गए होंगे कि दोनों पदों में कौन सा मुख्य है, जिस पर दूसरा पद आश्रित है, या जिस पर जिसके अर्थ से, जिसके मीनिंग से यह संबंध है। कुमार इसमें क्या है? कुमार इसमें प्रमुख पद है। कुमार क्या है? केंद्र में है, राजा का बेटा केंद्र में है, बेटा केंद्र में है। उसके बाद किसका बेटा? राजा का बेटा, है ना। तो जो मुख्य अंश होता है, मुख्य जो होता है दो पदों में, उसको कहते हैं प्रधान। दूसरे वाले पद का, अन्य पद का क्या होता है? अन्य पद उसी पर आश्रित होता है। मुझे लग रहा है प्रधान प्रधान का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आवश्यक है यह समझना कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। देखिए, हम बहुत तकनीकी न बनाते हुए सीधे आपको ले चलते हैं इस पर कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद होते हैं साथियों 6। समास के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। चलिए आपको 6 भेदों के बारे में बताते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। पहला भेद कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। दूसरा भेद है कौन सा? तत्पुरुष समास, ठीक है ना, तत्पुरुष। तीसरा भेद कौन सा है? तीसरा है कर्मधारय, ठीक है। चौथा कौन सा है? चौथा है द्विगु। पांचवा भेद कौन सा है? पांचवा है द्वंद्व, द्वंद्व समास। और छठा है बहुब्रीहि, ठीक है। अब ये देखिए, जिस समास के 6 भेद हैं, इनमें यहां यह महत्वपूर्ण है, यह जान लेना। आपको शुरू में बता रहे हैं कि किसमें कौन सा पद प्रधान है, यह भी, इससे भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, यहाँ पहले इसको आप एक पारिभाषिक रूप में चलिए देख लेते हैं। पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान, पहला पद नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सा पूर्व पद लिख लेते हैं। चलिए, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। यहां एकदम बहुत ध्यान से देख लेंगे, आपको एकदम सरल तरीके से समझ। पूर्व पद प्रधान केवल एक समास है, वो है अव्ययी भाव समास, ठीक है। उत्तर पद प्रधान, उत्तर यानी बाद वाला, उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान 3 समास है। कौन कौन से? तत्पुरुष,
कर्मधारय, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। यह उत्तर पद प्रधान समास है। तत्पुरुष, कर्मधार, यह परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर पद प्रधान समास नहीं है? किस समास का उत्तर पद प्रधान नहीं होता? ये तीनों दिया रहता है, एक चौथा दे दिया जाता है, वही सही उत्तर होता है। इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए, उत्तर पद प्रधान वाले समास कौन से हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब आइए देखते हैं दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान वाले कौन से समास है? दोनों पद प्रधान वाला एक समास है, वह है द्वंद्व समास। इसको मैं इस रूप में इसलिए लिख रहा हूं कि द्वंद्व का उच्चारण प्रायः क्या करते हैं लोग? द्वंद्व। तो यहां यह ध्यान रखिए कि यह द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व है, ठीक है ना। चलिए, इस द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं और कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं, यानी एक भी पद, प्रथम पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होता। किसमें? बहुव्रीहि में। दोनों पद अप्रधान रहते हैं तो प्रधान क्या होता है? प्रधान तो कोई ना कोई होगा उसमें। तीसरा, यानी दोनों पदों को मिलाकर जो तीसरा अर्थ निकलता है उसमें अर्थ प्रधान होता है, यानी उसका अर्थ प्रधान होता है, उसमें पद प्रधान नहीं होता है। इसको आप ध्यान से फिर से देख लीजिए। पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, कोई पद प्रधान नहीं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अर्थ यानी तीसरा प्रधान होता है, दोनों पदों को मिलाकर जो तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है साथियों, तो आइए अब हम आपको इस क्रम से नहीं, सरल से कठिन की ओर एक एक समास को तेजी से बताते हुए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा समय आपका नहीं लेगा, जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो। ऐसे आप जुड़े रहिए। समास जो है इससे अनिवार्य रूप से एक प्रश्न, दो प्रश्न पूछे जाते हैं और मुझे लग रहा है कि अगर आप इन चीजों को ध्यान से देख लेंगे, समास पद, सामासिक पद, पूर्व पद, उत्तर पद, ये सब जो चीजें, ये कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर हो गया मुझे लग रहा है, तो फिर समास को पहचानने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा प्रयास होगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो सरल समास है, प्रायः जो बहुत चर्चा में रहता है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये 6 समास हो गए। सबसे पहले साथियों हम देखेंगे इसमें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्यों? क्योंकि इसको पहचानना सबसे आसान है, साफ बात है। एक हम लोग पढ़ते थे जब पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में, तो कहते थे कि दो पदों में और छिपता हो जहां वह द्वंद्व हो, माता पिता भाई बहन हरिहर की ओह रसछंद हो। तो सीधी सी बात है, अभी आपने प्रधान अप्रधान वाले में देख लिया कि द्वंद्व में क्या है। द्वंद्व एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान है ना। द्वंद्व में कौन क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, वही द्वंद्व है। अब उदाहरण देख लीजिए, माता पिता भाई बहन पाप पुण्य ऊंच नीच। अब इसका विग्रह जब आप करेंगे तो क्या होगा? माता पिता का क्या होगा? माता और पिता, भाई और बहन, पाप और पुण्य, ऊंच या नीच। यानी इन दोनों पदों में किसका लोप होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें
माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है। एक दूसरे पर किसी का कोई का अर्थ आश्रित नहीं है, दोनों प्रधान है। इसमें माता प्रधान, पिता प्रधान, भाई प्रधान, बहन प्रधान, है ना। इस समासिक पद में या इस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हैं। इसलिए यह यहाँ आपको पहचान करना मुझे लग रहा है तनिक भी कठिन नहीं होगा। प्रायः इस समास की पहचान क्या है? दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। यह योजक चिन्ह यह दोनों पदों के बीच में लगा होता है, पहली पहचान। दूसरी पहचान यह है कि जैसे मैंने एक दोहा कहा भी, तो आप सीधी सी बात है, माता पिता भाई बहन इस तरह से युग्म रहेगा और उसमें लोप किसका होना है? और का लोप हो जाता है, अथवा या इन शब्दों का लोप होता है। तो द्वंद्व मुझे लग रहा है दोनों पद प्रधान होंगे, योजक चिन्ह होगा, माता पिता भाई बहन, पाप पुण्य ऊंच नीच इस तरह के शब्द युग्म होंगे। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें द्वंद्व समास है। मुझे लग रहा है द्वंद्व आपको समझ में आ गया होगा। द्वंद्व के बाद आप चलिए दूसरे समास की ओर बढ़ते हैं। अगला समास जो थोड़ा सा क्रम तोड़ के हम चल रहे हैं। आपने द्वंद्व देख लिया ना। द्वंद्व के बाद चलिए देखते हैं अगला क्या। अगला हम देखते हैं द्विगु। द्वंद्व के बाद देखते हैं द्विगु समास। अब द्विगु समास की क्या पहचान थी? द्विगु समास में इसमें भी कौन सा पद प्रधान है? द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान है। उत्तर द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान, पहली बात। दूसरी बात, पहला पद संख्यावाची। बस सबसे बड़ी पहचान यही है कि पहला पद संख्यावाची होगा, पहला पद संख्यावाची होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। द्विगु समास स्पष्ट। उदाहरण देखिए, चौराहा, त्रिलोक, ठीक है ना। चौराहा हो गया आपका, त्रिलोक हो गया आपका, तिरंगा हो गया आपका, दोपहर हो गया आपका। ये किसके उदाहरण है? द्विगु समास के उदाहरण है। चौराहा, इसका विग्रह करिए, चार राहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। दोपहर, दो पहरों का, दो प्रहरों का समूह। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। पहला पद इसमें देखिए संख्यावाची है। पहला पद क्या है? संख्यावाची है। और क्या है? दूसरा पद उत्तर पद, यानी उत्तर पद प्रधान है, पहला पद संख्यावाची है। यहां देखिए, अब प्रधान देखिए, यहां प्रधान समझ में आ जाएगा आपको। बात किसकी हो रही है? राहों की हो रही है, बात रास्ते की हो रही है। अब वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, लेकिन इसमें प्रधान क्या है? राह या रास्ता प्रधान है, उत्तर पद है ये। और ये संख्या यानी ये जो प्रथम पद है इसी राह पर ये आश्रित है। ठीक है ना? स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आपने देख लिया इसमें द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब आइए हम देखते हैं अगला कौन सा। अगला हम देखेंगे साथियों कर्मधारय समास। अभी हमने कहा ना कि हम धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। द्विगु आपने देख लिया, अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। चलिए इसको मिटा लेते हैं, तब देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का आप याद करिए कि कौन सा पद प्रधान है। कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान है? कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान है ना। कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान है। चलिए देखते हैं कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास में क्या है? उत्तर पद प्रधान। ठीक। अब एक विशेषता इसकी और, दोनों पद में उपमान उपमेय, उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध। बस इतना ही जानना महत्वपूर्ण है। उपमान उपमेय या विशेषण विशेष संबंध दोनों पदों में होता है। कर्मधारय वही होगा क्या? उत्तर पद इसमें प्रधान, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा। दोनों पदों में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध होगा। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है महापुरुष। महापुरुष महान है जो पुरुष। इसमें आप देख लीजिए महान और पुरुष। पहला पद क्या हो गया? महान। दूसरा पद है पुरुष। प्रधान पुरुष है, उत्तर पद, और महान क्या है? विशेषण है। अभी बात क्या हुई? विशेषण विशेष संबंध। विशेष कौन है? पुरुष विशेष है और महान विशेषण है। इस समासिक पद में आप देख लीजिए विशेषण विशेष संबंध हो गया ना। तो यहां क्या हो गया आपका? यहां हो गया कर्मधारय समास। एक उदाहरण चलिए देख लेते हैं और, नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ माने यानी नीला है जो कंठ। यहां कंठ की क्या विशेषता है? कंठ की विशेषता यह है कि यह नीला है ना। कंठ की क्या विशेषता हो गई? यह नीला है। यहां भी क्या हो गया? विशेषण विशेष संबंध हो गया। इस तरह के, जैसे नील कमल, महापुरुष, नीलकंठ, इस तरह से जो विशेषण विशेष वाले या उपमान उपमेय संबंध वाले जो सामासिक पद होते हैं उनको कर्मधारय समास कहते हैं। मुझे लग रहा है कर्मधारय समास आपको समझ में आता होगा। सबसे बड़ी चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा कि दोनों पदों में विशेषण विशेष संबंध होगा। महान है जो पुरुष, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, महान है जो पुरुष, महापुरुष, नीला है जो कमल, नील कमल, नील गगन। ठीक है ना। तो इस तरह के जो उदाहरण है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत हैं। उत्तर पद प्रधान होता है, उपमान में संबंध होता है पहले और दूसरे पद में, या विशेषण विशेष संबंध होता है। ठीक है। चलिए आगे समास की ओर बढ़ते हैं। अगला समास है साथियों, इसमें आपने कौन कौन सा देख लिया? इसमें आपने द्वंद्व देख लिया, द्विगु देख लिया और कर्मधारय देख लिया। अब हम देखेंगे इसमें अव्ययी भाव। चलिए अगले स्टेप में हम देखते हैं। देखिए हम क्रम बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। द्वंद्व समझ में आ गया होगा, द्विगु समझ में आ गया होगा। द्वंद्व माने दो पदों में जहां योजक चिन्ह हो और शिफ्ता हो। द्विगु में पहला पद संज्ञावाची हो, दूसरा पद प्रधान हो। कर्मधारय आपने देख लिया, विशेषण विशेष संबंध होता है। इसका में उत्तर पद प्रधान होता है, या उपमान उपमेय संबंध होता है, या विशेषण विशेष संबंध होता है। अब चलिए अव्ययी भाव समास की बात करते हैं। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है, यानी पहला पद या पूर्व पद। पहला पद या पूर्व पद प्रधान। और उस प्रधान पद की विशेषता क्या होती है? इसके नाम में ही छुपा है, अव्यय। क्या होता है? पहला पद प्रधान हो, पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। यहां अव्यय समझना जरूरी है। अव्यय का क्या अर्थ है? ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक
के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको अव्यय कहते हैं। जिनमें कोई विकार, लिंग का, वचन का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके कारण उनमें कोई विकार नहीं आता, वह क्या होते हैं? वह अव्यय होते हैं। तो कह रहा है पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो और यह अव्यय भी हो। इसकी पहचान आपको बताएं। इसमें आप जान लीजिए कि इसमें पहला पद होगा प्रायः, आप देखेंगे अव्ययी भाव समास के उदाहरण में पहला पद होगा प्रायः यथा, प्रति, भर, यावत, ठीक है। उसके बाद में हर, इस तरह के अव्यय क्या होते हैं इस समासिक पद में? पूर्व पद प्रायः यही होते हैं। अब चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे यथा शक्त, यथा शक्त, उसके बाद में भर पेट, प्रतिदिन, आजन। अब चलिए इसका विग्रह। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, भर पेट यानी पेट भरकर, पेट भर या पेट भरकर जिसे भोजन करना, भर पेट, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, आजन्म यानी जन्म से लेकर आज तक, ठीक है। तो इसमें देखिए आप पहला पद आ, पहला पद प्रति, पहला पद भर, पहला पद यथा, पहला पद जैसे कह रहा मैंने कहा यावत, यावत जीवन, यावत जीवन हो जाता है समझोने पर, है ना। तो ये पहला पद आपका प्रधान होगा, पहला पद अव्यय होगा। इनमें यथा या भर या प्रति या आ में लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनका स्वरूप जैसे है ये यथा स्थिति रहता है। पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो, ये आप देख लीजिए प्रायः इस तरह के जो है अव्यय पद का पहला पद होते हैं। यथा, प्रति, भर, यावत, हर आदि ये सब होते हैं। अब पहला पद प्रधान जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, है ना। भर पेट, पेट भर, प्रतिदिन, आजन, ये जो पहले पद हैं इन पर ही दूसरा पद क्या है? यह आश्रित है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अव्ययी भाव समास भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आपका बचता है बहुव्रीहि समास। अगला आपने देख लिया कौन कौन से? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि का अवलंबन है। चलिए इसको थोड़ा सा व्यवधान के लिए खेद है, इसको मिटा के हम आपको बहुव्रीहि की चर्चा करते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास में साथियों क्या था? बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान है आप बता सकते हैं? बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं है। पूर्व पद या उत्तर पद कोई पद प्रधान नहीं है, दोनों पद अप्रधान है ना। बहुव्रीहि चलिए देखते हैं। बहुव्रीहि, यहां बहुत ध्यान से देखिए कि पहले तो क्या होता है? पहले बा होता है, बाद वाला वह होता है, बहुव्रीहि होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसमें क्या होता है? बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान, बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान, तीसरा अर्थ प्रधान यानी, ठीक है। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। लंबोदर, ठीक है। निशाचर, ठीक है। उसके बाद में पंकज, ठीक है। पीतांबर। अब इसका विग्रह करने पर ही स्पष्ट होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है। लंबा है उदर जिसका,
अर्थात। अब यह बहुव्रीहि समास तभी होगा जब इसका अर्थात के बाद वाली मीनिंग होगी। अर्थात गणेश जी, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। आप जानते हैं लंबोदर किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का पर्यायवाची है, ठीक है ना। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। इसमें लंबा और उदर दोनों प्रधान हैं, दोनों से कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, लंबा से न उदर से। इसका तीसरा अर्थ है, इस शब्द का तीसरा अर्थ, दोनों के मिलने से तीसरा जो अर्थ है वही प्रधान है, गणेश जी, है ना। चलिए अगला शब्द, जैसे निशाचर, यानी निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। तो यहां न निशा प्रधान है न विचरण करने वाला प्रधान है, यहां तीसरा अर्थ प्रधान है। इन दोनों के मेल से जो तीसरा अर्थ निकल रहा है वह प्रधान है राक्षस। इसी तरीके से पंकज, यानी पंख में उत्पन्न, पंख में उत्पन्न, पंख में कौन सा उत्पन्न? पंकज, पंख में उत्पन्न अर्थात कमल। यहां पंख और उत्पन्न दोनों का कोई मतलब नहीं है, दोनों प्रधान नहीं है। यहां प्रधान कौन सा है? यहां प्रधान है कमल। पंकज का अर्थ है कमल, आप जानते हैं कमल किसका पर्यायवाची है? पंकज का। अच्छा, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, यानी पीला है वस्त्र जिसका। किसका वस्त्र पीला है? पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु जी। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु जी। यहां भी क्या है? अन्य अर्थ, यानी दोनों पदों के बाद अर्थ तीसरा जो है वही प्रधान हो रहा है। बहुव्रीहि और कर्मधारय में साथियों बहुत सूक्ष्म अंतर है। प्रायः दोनों के उदाहरण कई बार एक होते हैं, लेकिन परीक्षाओं में जब पूछे जाते हैं, अगर पीतांबर से पीतांबर, इसमें देखिए विशेषण विशेष संबंध है ना, पीला और अंबर, है ना। अंबर क्या है? अंबर विशेष्य है, पीला क्या है? विशेषण है। तो विशेषण विशेष संबंध है तब जबकि इसका अर्थ विष्णु जी न हो। लेकिन परीक्षाओं में जब पूछा जाएगा, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, तो जब अगर पूछा गया पीतांबर में कौन सा समास है, तो यही होगा कि उसमें या तो कर्मधारय विकल्प रहेगा या तो बहुव्रीहि रहेगा, ठीक है ना। इसको लेकर आप एकदम निश्चिंत रहिए। यह जानना आवश्यक है कि जब पीला है अंबर जिसका, केवल इतनी बात हो रही है तो वहां कर्मधारय समास है। लेकिन पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु जी, विष्णु जी के संदर्भ में बात हो रही है, गणेश जी के संबंध में बात हो रही है, या राक्षस के संबंध में बात हो रही है, या कमल के संबंध में बात हो रही है, इन उदाहरणों के दृष्टिगत तो वहां बहुव्रीहि समास होगा। बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखने की जरूरत है, आपके अटेंशन की जरूरत है, निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 5 समास देख लिए। अब आइए हम तत्पुरुष समास देखते हैं। साथियों, तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास थोड़ा सा विस्तार से देखना पड़ेगा क्योंकि इसके भी उपभेद हो जाते हैं। तत्पुरुष समास जैसे मैंने बताया था कि इसकी जो पद प्रधान की बात है, इसमें कौन सा पद प्रधान था आप बता सकते हैं? इसमें क्या था? उत्तर पद प्रधान, यानी बाद वाला पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। इसकी एक विशेषता। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि समास होने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह का लोप, इसको पहचानने का तरीका हम आपको बता दें। जब भी इसका आप विग्रह करेंगे, जब भी इसका आप विग्रह करेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई कारकीय चिन्ह होगा। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का पुत्र, तो क्या है? राजा का पुत्र हो गया ना, का कारकीय चिन्ह आ गया। तो यहां चूंकि तत्पुरुष समास के कारक क्या कह रहा है कि कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो कारक चिन्ह का लोप, भाई कारक के 8 भेद हैं जिसमें कर्ता और
संबोधन को छोड़कर बाकी जो 6 कारक हैं उन्हीं में तत्पुरुष समास को 6 भेदों में बांट दिया गया। तत्पुरुष समास के देखिए 6 भेद हैं, उन 6 भेदों पर चर्चा कर लेते हैं। कई बार परीक्षा में यह पूछ लेता है कि भेद पर भी विकल्प दिया गया है। मान लीजिए स्नान घर, स्नान घर में कौन सा समास है, तो इसमें इसमें से 4 भेद दे दिए, उसमें कह दिया आपको छापने के लिए। तो यह जानना आवश्यक है कि कारकीय चिन्हों के आधार पर जो 6 प्रकार के तत्पुरुष समास हैं उनको विस्तार से आप देखें। पहला इसमें है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। अब चलिए एक एक को तेजी से देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष को क्या कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। सच में द्वितीय तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। इस समास में कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है? कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? कर्ता ने कर्म को चिन्ह का, को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष में को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। चलिए उदाहरण इसको देखते हैं। जैसे इसका पहला उदाहरण है यश प्राप्त। अब इसका विग्रह करिए। यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। जब विग्रह कर रहे हैं तो आप समझ में जा रहा है ना। यश को प्राप्त यानी यश प्राप्त अगर है तो यश को प्राप्त, सीधी सी बात है, यहां कर्म तत्पुरुष होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। रथ चालक, रथ चालक का विग्रह क्या होगा? रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला रथ चालक। यहां भी क्या है? रथ चालक में किसका लोप हो रहा है? को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। यहां को का लोप हो रहा है। तो यहां इन शब्दों में कौन सा समास होगा? इन शब्दों में कर्म तत्पुरुष समास होगा, जिसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल है, बहुत तेजी से इसको देखते हैं। कर्ण तत्पुरुष, कर्ण को क्या कहेंगे? इसको तृतीय तत्पुरुष कहते हैं, तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है। अब कर्ण कारक का परसर्ग चिन्ह क्या है? कर्ण का है से द्वारा, है ना। चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। पहला उदाहरण देख लीजिए, शोकग्रस्त। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शोक से ग्रस्त, यानी इसमें आप देखिए किसका लोप हो रहा है। जब इसका हम समास करते हैं, इसका समासिक पद बनाते हैं शोक से ग्रस्त, तो से का लोप हो जाता है। शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त, कर्ण तत्पुरुष। एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भयाकुल, कर्ण में क्या है? से द्वारा, यानी शोक से ग्रस्त, शोक द्वारा ग्रस्त, से का लोप हो रहा है। भयाकुल, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? भय से आकुल, यानी भय द्वारा आकुल। ठीक है ना, भय से आकुल। इसका भय से आकुल का जब हम समासिक पद बनाते हैं तो से का लोप होता है, इसलिए क्या है? शोकग्रस्त, भयाकुल। इस तरह के शब्दों में कर्ण तत्पुरुष होगा। अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का कौन सा चिन्ह है? कारकीय चिन्ह। संप्रदान का है के लिए। संप्रदान को कौन सा कहा जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है ना, संप्रदान को क्या कहा जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष कहा जाएगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है। स्नान घर, संप्रदान का क्या चिन्ह है? परसर्गी चिन्ह के लिए। स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, यानी इस विग्रह को जब आप समासिक पद बनाएंगे, प्रयोग के लिए शाला, तो
किसका लोप हो रहा है? के लिए का। यहां किसका लोप हो रहा है? के लिए का, है ना। तो जिन शब्दों में के लिए परसर्ग चिन्ह का लोप हो जाए वहां संप्रदान तत्पुरुष होगा। अब अगला आइए अपादान। अपादान का चिन्ह क्या है? अपादान का चिन्ह भी से है, अलग होने के लिए, से अलग होने के लिए। ये कौन सा है? पंचमी, पंचमी तत्पुरुष। अपादान कौन सा हो गया? आपका पंचमी तत्पुरुष हो गया। इसका उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। अब इसका विग्रह करिए, पथ से भ्रष्ट। यहां क्या है? ये पथ से भ्रष्ट अलग होने के भाव में है। जब इस विग्रह का आप समासिक पद बनाते हो क्या होता है? किसका लोप होता है? से का लोप हो जाता है, ठीक है ना। पथ भ्रष्ट। अब अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं, गुणहीन, यानी गुण से हीन। यहां भी देखिए अलग होने का, से अलग होने का भाव है, यानी जो गुण से अलग हो गया, गुण से हीन। गुण से हीन इस विग्रह का जब आप समस्त पद या समासिक पद बनाएंगे तो किसका लोप हो रहा है? इस विसर्ग, इस परसर्ग चिन्ह का लोप हो रहा है, से का लोप हो रहा है। तो इस तरह के गुणहीन, पथभ्रष्ट, इस तरह के शब्द जहां पर से कारक चिन्ह का लोप हो जाए वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा, ठीक है। देखिए अगला संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को क्या कहेंगे? षष्ठी तत्पुरुष। का, के, की, रा, रे, री, है ना। संबंध तत्पुरुष क्या चिन्ह है? परसर्ग में का, के, की, रा, रे, री। अब उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, जैसे राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र के लिए हम सामासिक पद बनाएंगे तो किसका लोप होगा? है ना, का लोप हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे राजकुमार, यानी राजा का कुमार। एक शब्द और देख सकते हैं आप, राजाज्ञा, यानी राजा की आज्ञा। राजा की आज्ञा, इस विग्रह को जब समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राजाज्ञा हो जाएगा। लोप किसका हो रहा है? को का। राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा में यह की का लोप हो रहा है। यहाँ राजकुमार, राजा का कुमार, का लोप हो रहा है। यहाँ राजपुत्र, राजा का पुत्र, का लोप हो रहा है। इस तरह के जो समस्त पद होते हैं जिनमें का, के, की, यानी संबंध कारक के जो परसर्ग चिन्ह हैं उनका लोप होता है समास होने पर, तो वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। अगला देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण को क्या कहते हैं? सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। अधिकरण को क्या कहते हैं? सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष, इस अधिकरण का क्या चिन्ह है? अधिकरण का चिन्ह है में पर। अधिकरण कारक का क्या चिन्ह है? अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर, है ना। तो इसमें आप चलिए उदाहरण के माध्यम से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं, एक शब्द देखते हैं हम, आप बीती। आप बीती, इसका विग्रह करते हैं तो क्या होता है? आप पर बीती। और इस आप पर बीती का जब हम समास करते हैं, यानी इसका समस्त पद बनाते हैं, तो इस पर जो कारक चिन्ह है इसका लोप हो जाता है। आप बीती। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं, लोकप्रिय। लोकप्रिय का विग्रह क्या होगा? लोक में प्रिय। लोकप्रिय का क्या विग्रह है? लोक में प्रिय। श्लोक में प्रिय का जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो क्या हो जाता है? इसमें जो अधिकरण कारक का परसर्ग चिन्ह है इसका लोप हो जाता है। लोक में प्रिय, आप पर बीती। यहां क्या हो रहा है? इन शब्दों में पर, में, आज पर कर परसर्ग चिन्हों का लोप हो रहा है। जहां पर इस तरह के शब्द हो वहां कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष होता है। ये तत्पुरुष के 6 भेद आप देख लीजिए। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आप देख लेंगे। जैसे ही विग्रह इनका करेंगे
तुरंत समझ में आ जाएगा किस परसर्ग चिन्ह का लोप हो रहा है। जिस परसर्ग चिन्ह सीधा कारक से उसका संबंध है। अगर आपको कारक के परसर्ग चिन्ह पता है, इसके लिए आवश्यक है कि आपको कारक के परसर्ग चिन्ह पता होने चाहिए, किस कारक का कौन सा परसर्ग चिन्ह है। कारक के परसर्ग चिन्ह पता है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इस शब्द में कौन सा तत्पुरुष का भेद है, तत्पुरुष का कौन सा भेद है। साथियों, तत्पुरुष के एक और महत्वपूर्ण भेद पर चर्चा करते हैं। अनेक बार प्रश्न आपको तमाम अंसाल पेपर्स में परीक्षा के प्रश्न पत्रों में देखने को मिल जाते हैं, वो है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष इन सब से थोड़ा सा अलग, उस पर चर्चा हो जाती है। नए तत्पुरुष जो है यह एक आध बार हमने देखा है, परीक्षा में पूछा गया है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष की विशेषता है ऐसा तत्पुरुष समास, ऐसा समास जिसका पहला पद निषेधवाचक हो। ऐसा समास जिस समास का पहला पद निषेधवाचक। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब भी पूछ लेगा परीक्षा में तो ये हम इसमें कंफ्यूजन की स्थिति न रहे। निषेधवाचक, या आप यूं कह सकते हैं कि नकारात्मक हो, वहां नई समास होता है। क्या कह रहा है कि पहला पद जो है वो निषेधवाचक या नकारात्मक हो। अब इसमें पहला पद कौन कौन से हो सकते हैं? पहला पद हो सकता है अ, पहला पद हो सकता है अन, पहला पद हो सकता है ना, पहला पद हो सकता है गैर, पहला पद हो सकता है न। चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे अधर्म, अब ये क्या है? निषेधवाचक है कि नहीं? निषेधवाचक है। अधर्म का क्या मतलब है? यानी न धर्म। अधर्म का यही तो मतलब हुआ, न धर्म, धर्म नहीं, निषेधवाचक है। तो यहां अधर्म शब्द में अगर दिया गया है कि अधर्म शब्द में कौन सा समास है, तो ये निषेधवाचक पहला पद है। आज उठ जाने के तो पहला पद निषेधवाचक है तो वहां नई समास होगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब है न इष्ट। अनिष्ट का मतलब न इष्ट, यानी इष्ट नहीं, यहां भी नई समास है। ठीक है, एक शब्द और देखते हैं। गैर वाजिब, यानी वाजिब नहीं। गैर वाजिब यानी वाजिब नहीं, जहां क्या है? यहां नई समास है। अनावश्यक, एक शब्द देखिए आप, अनावश्यक यानी ना आवश्यक। अनावश्यक का क्या अर्थ हुआ? ना आवश्यक, यहां भी नई समास है। नापसंद यानी पसंद नहीं, जो पसंद नहीं है, नापसंद, नापसंद। ये देखिए इसमें आ, ना, अन है ना, यहां आ, इस तरह से, सॉरी इसमें भी अन होगा। तो इस तरह से जहां पहला पद निषेधवाचक हो वहां पर कौन सा समास होता है? नई समास होता है। आप उदाहरण देख के समझ गए होंगे, इसको आप पहचान भी लेंगे आसानी से, इसमें कोई तकनीकी बात नहीं है। आ, अन, ना, गैर, न, जैसे आप पूछ ले गैर वाजिब, तो आप तुरंत समझ जाइए कि नई समास की बात कर रहा है। ठीक है, वाजिब नहीं, अनावश्यक, नावश्यक, नापसंद, इस तरह से जो जिस समास का पहला पद, परिभाषा फिर से देख लीजिए, जिस समास का पहला पद निषेधवाचक नकारात्मक हो वहां नई समास होता है। अ, अन, ना, गैर, न, गैर, ये सब क्या हो सकते हैं? ये इसके पहले पद होते हैं। आपने उदाहरणों को देख लिया। उदाहरण क्या हो सकते हैं? अनावश्यक, नापसंद, अधर्म, अनिष्ट, गैरवाजिब आदि। साथियों, आज के वीडियो में हमने प्रयास किया कि सरलतम तरीके से आपसे समास पर बात हो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आपको अगर इसमें अभी भी कोई शंका है तो आप निश्चित रूप से सीधे व्यक्तिगत मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9369090822, ये मेरा 9369090822,
इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने प्रश्न भेजकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि आपके समस्या का, आपके प्रश्न का उचित तरीके से समाधान किया जाए। मित्रों, एक आग्रह कि कृपया फोन न करें, मुझसे प्रश्न व्हाट्सएप ही करें, क्योंकि व्यस्तता मेरी रहती है। तो फोन करते हैं तो शायद मैं आपका फोन ना उठा पाऊँ, आपके फोन का जवाब ना दे पाऊँ। लेकिन आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा मैं उसका आपको जवाब अवश्य दूंगा। आज की वीडियो में हमने समास को समझा। अब समास, इसमें आपने देखा होगा कि प्रत्येक भेद के 2 उदाहरण 3 उदाहरण हमने लिए। अब अगले वीडियो में समास पर ही हमारी चर्चा विस्तृत रूप से उनके उदाहरणों पर होगी। हम एक एक समास के कम से कम 50-50, 60-60 उदाहरण बताएंगे, जिससे क्या होगा कि परीक्षा में अगर वो आते हैं तो सीधे आप कर उनकी नजर पड़ जाए कि हाँ, ये इस पर चर्चा हुई है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।